हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 के पार्ट 3 को। ओके, आप सभी जानते हो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वेल, आज इस चैप्टर को होपफुली हम लोग आज अपने इस वीडियो में पार्ट 3 वाले वीडियो में ख़त्म कर पाएँ। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अगर आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आगे चाहिए एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया था, व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड हम जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। ओके, हमने सोइंग पढ़ लिया था, हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ लिया था। ओके, नेक्स्ट इज इरिगेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इरिगेशन। तो आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो का सबसे पहला क्या है, इरिगेशन है। इरिगेशन क्या होता है ना कि अब हमने जो भी हमने प्लांट लगाया, क्रॉप लगाया फील्ड में, ओके, हमने उसको सॉइल प्रिपेयर किया, फिर उसमें बीज बोया, और अब जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, आपको पता है वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जब तक हम सीड में पानी नहीं डालेंगे तब तक उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो फिर उससे प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए भी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो हम जो फील्ड में, क्रॉप फील्ड में हम जो वाटर सप्लाई करते हैं, तो वही वाटर सप्लाई जो हम क्रॉप फील्ड में करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। ओके, तो वेल देखते हैं यहाँ क्या है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ग्रोथ के लिए। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, एंड आपको ये भी पता है कि वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट के थ्रू, उनके रूट्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट जो है आपको पता है सॉइल से मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपने आप जाते हैं प्लांट के अंदर? नहीं, वो सॉइल में ही मिल के जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल में नहीं, वाटर में मिल के ही प्लांट के अंदर जाते हैं। तो प्लांट जो है वाटर के थ्रू ही सॉइल से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करता है। ओके, along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Okay, plants contain nearly 90% water, और plant कितना water जो है वो contain करता है, nearly 90%. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. And water सबसे essential क्यों हो जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, क्योंकि विदाउट वाटर सीड में जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड में जर्मिनेशन नहीं होगा तो फर्दर उसे प्लांट भी ग्रो नहीं करेंगे। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजॉल्व होंगे सॉइल के थ्रू, ठीक है, वो फिर जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएंगे, जिससे फिर प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर सकेगा। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो कभी जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं उससे अगर क्रॉप को कुछ नुकसान होता है तो उससे भी जो है वाटर जो है हेल्प करता है प्लांट को। ओके, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो सॉइल का जो है ग्रोथ अच्छे से हो और मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, मिट्टी में नमी बनी रहने के लिए ज़्यादा मिट्टी ड्राई ना हो जाए, ड्राई कंडीशन में अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं कर सकेगा, प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ हो, उसके लिए हमें रेगुलर इंटरवल्स पे जो है फील्ड में पानी सप्लाई करते रहना चाहिए क्रॉप फील्ड में। ओके, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि क्रॉप फील्ड में जो है हम वाटर का सप्लाई एक रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए हमें, इसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। आई होप इरिगेशन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. अभी क्या है ना कि इरिगेशन जो है ना वो वेरी करता है कि हर क्रॉप पे वेरी करेगा, सॉइल पे एंड सीजन पे भी। क्या है कि अभी आप समर में जो है ऐसा नहीं है कि समर में जितने पानी की ज़रूरत है प्लांट को उस तरह से विंटर में भी ज़रूरत होगी। आपको पता है ट्रांसपिरेशन वर्ड पता है क्या होता है, वाटर लॉस जो होता है प्लांट के लीफ से जो वाटर लॉस होता है, जो पानी निकलता है इवापोरेट होकर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो समर सीजन में आपको पता है गर्मी होती है, सनलाइट ज़्यादा वो रहता है,
ज़्यादा सनलाइट होती है और वो वाटर ज़्यादा लॉस होगा प्लांट से उनके लीफ के थ्रू, तो ज़्यादा लॉस होगा तो उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह समर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पानी की, वही विंटर के टाइम पे उतनी गर्मी नहीं होती है, उस तरह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन होता है लेकिन जितना समर में होगा उतना नहीं होगा, तो इस तरह से विंटर में थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से सीज़न टू सीज़न फिर किसी कोई ऐसा सॉइल होता है जहाँ पे जिस मिट्टी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई ऐसा सॉइल होता है जहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वही ट्रांसपिरेशन वाला कि evaporation होता है वाटर का लीफ के सरफेस से, इससे भी वैरी करता है, ठीक है। समर सीजन में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अभी बूझो जो है इस साल अपने प्लांट को लेकर, क्रॉप को लेकर के काफ़ी केयरफुल है, क्योंकि लास्ट समर उसने हो सकता है अच्छे से अपने क्रॉप को जो है उसमें सप्लाई, वाटर सप्लाई अच्छे से नहीं किया होगा, इसलिए उसके प्लांट्स जो थे वो ड्राई हो गए थे और मर गए थे, डाइड भी हो गए थे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अभी जैसे आपने देखा कि हमने जो सॉइल का प्रिपरेशन किया था, ठीक है, उसके लिए हमने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए। तो अब ये इरिगेशन है, एक लार्ज स्केल पे हो रहा है, इतने बड़े एरिया में हम करेंगे, हमारा फील्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है, खेत जो होते हैं, तो उसमें जो है एक आदमी तो नहीं जा कर के सिर्फ, अगर आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें तो खुद ही जाके पानी डाल देते, लेकिन इतने लार्ज एरिया ऑफ लैंड में तो हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए होंगे किस तरह से इरिगेशन करते हैं, तो उसके कौन से सोर्स होते हैं वो देखते हैं। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, कहाँ से हम इरिगेशन करते हैं, उसके स्रोत क्या हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो सोर्स वही होंगे जहाँ पे पानी होंगी, ठीक है। तो पानी कहाँ मिलती है, हमें कुएं में मिलती है, हमें ट्यूबवेल से, हमें पॉन्ड से, या फिर रिवर से, नदियों से, तालाब से, झरनों से, ठीक है। हमें यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3-4 फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पे मोट सिस्टम है, ओके, यहाँ पे चेन पंप, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन की, जो पुराने टाइम पे यूज़ किए जाते थे। आज के टाइम पे सारी चीज़ें मशीन ड्रिवन हो गई हैं, इतना टाइम कंज्यूम नहीं किया हो जाता है, इतना लेबर मैन पावर वेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये पुराने टाइम पे ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं जो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे यूज़ किए जाते थे इरिगेशन के लिए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम क्या है, मोट सिस्टम, इसको पुली या फिर पुली सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे इस तरह से पुली लगी हुई है, ओके, ये वाटर जो है, सॉरी ये रोप है, ये रोप के बकेट लगा होता है, फिर ये व्हील के अंदर से जो इस तरह से खींचते हैं और इधर से वाटर जो है बकेट में ऊपर आता है, फिर फार्मर्स ये बकेट लेकर के इधर फील्ड में पानी सप्लाई कर देते हैं, ओके। तो मोट पुली सिस्टम समझ में आ गया आपको। अब ये चेन पंप है, चेन पंप में क्या होता है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक व्हील लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रोप दिख रहा है, ये रोप जो है ना किसी एक बड़े वाटर रिसोर्स जहाँ होगा, जहाँ पे यहाँ पे हो सकता है नदी या तालाब में लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी इस तरह से यहाँ एक व्हील लगी होती है और उसके ऊपर एक बकेट ऐसे बंधा रहता है, ठीक है। वहाँ पे वो व्हील जो है पानी के अंदर, नदी के अंदर या तालाब के अंदर घूमती है और इस तरह से बकेट में पानी आ जाता है, फिर यहाँ से रोप के थ्रू यहाँ पे वो बकेट आता है, फिर यहाँ पे ये पानी गिर जाता है इस तरह से, और इस तरह से ये फील्ड में चले जाता है, फिर पूरे खेतों में पानी सप्लाई हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ढेकली है, ढेकली सिस्टम। तो ये ढेकली में क्या करते थे कि ये जो पानी बाहर अंदर से बाहर आया है, ऊपर आया है बकेट में, तो यहाँ पे एक लॉग लगा हुआ है, ठीक है, और इस लॉग को यहाँ पे पत्थर से बांध दिया गया। तो क्या होता है कि जब पानी ऊपर आ जाता था ना, उसके बाद जो है इस पत्थर से इस लकड़ी को बांध दिया जाता था, जिसके वजह से यहाँ पे ये बाल्टी रुकी हुई रहती थी। फिर जो है किसान इसमें से पानी लेते थे और खेत में मतलब कि सप्लाई करते थे, उसके बाद फिर से बाल्टी को इसमें देके तब यहाँ से जो है पत्थर हटाते होंगे, फिर ये नीचे जाता होगा, फिर इस तरह से फिर पानी आया ऊपर, फिर जो है यहाँ पे पत्थर से बांध देते थे, तब तक ये यहाँ पे रुकी हुई रहती थी। इस तरह से ढेकली सिस्टम था। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि राहत है, तो एनिमल का भी यूज़ किया जाता था इरिगेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा प्लोइंग में भी यूज़ किया था हमने बैल को, घोड़े को, कैमल को, यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे बैल को दिखाया गया यूज़ करते हुए। इस तरह से यहाँ पे ये बैल के ऊपर ये लॉग रखा हुआ है और ये गोल गोल यहाँ पे राउंड राउंड घूमती है, ठीक है, घूमती है। तो यहाँ पे भी एक जो है पाइप के जैसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे ये इधर घूमेगी उस वैसे वैसे यहाँ पे ये व्हील भी घूमेगा, और व्हील के ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ये बकेट्स लगे हुए हैं, और ये बकेट्स जो है, और यहाँ पे एक वाटर का सोर्स है, ठीक है। ये बकेट इस वाटर के सोर्स से जाएंगे, इसमें सारे बकेट्स में पानी भरते जाएगा, फिर ये बकेट जो है फील्ड में पानी जो है इस बकेट से चले जाता है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे, ओके, सॉरी जो ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने।
तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिससे कि ट्रेडिशनल टाइम में इरिगेशन की जाती थी। द वाटर अवेलेबल्स इन वेल, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स। ओके, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स। तो अब जैसा मैंने बताया कि कैटल का भी यूज़ करते थे, मवेशी का, और ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फार्मर्स जो है, कोई मैन जो है काम कर रहा है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये मेथड जितने ये सब हमारे मेथड थे ना, ये थोड़े सस्ते थे, ठीक है, लेकिन लेस एफिशिएंट थे, यानी कि उतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, ज़्यादा मैन पावर वेस्ट होता था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अभी जैसे मैंने बताया कि मोड, पुली सिस्टम, जैसे कि ये वाला मोड सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है चेन पंप, यहाँ पे आप चेन पंप देख रहे हो, ये चेन पंप हो गया, ठीक है। ये ढेकली, ये राहत। Pumps are commonly used for lifting water. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। तो आप कभी खेत पे गए तो आपने देखा होगा पंपिंग होते रहता है, ठीक है, पंप सेट से जो है वाटर सप्लाई किया जाता है, और वो पंप में जो है जनरेटर के थ्रू उसको जो है स्टार्ट किया जाता है। तो जनरेटर किससे चलता है, फिर डीजल से, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह से पंप जो है, आजकल पंपिंग सिस्टम से भी जो है पानी सप्लाई किया जाता है खेतों में। अभी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अभी मॉडर्न मेथड इरिगेशन का क्या है, आपको पता है, टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है, सब कुछ मशीन ड्रिवन हो गया है। हम कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें कि टाइम भी कम लगे, मैन पावर भी वेस्ट ना हो, लेबर भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, और काम भी अच्छे से हो पाए। ओके, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो मॉडर्न मेथड जो है हमें वाटर का यूज़ इकोनॉमिकली, यानी कि ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो, इस तरह से यूज़ करने के लिए बताता है। द मेन मॉडर्न मेथड्स आर एज फॉलोज। तो कुछ मॉडर्न मेथड्स यहाँ पे, जिस तरह से ट्रेडिशनल मेथड हमने देखे, उस तरह से कुछ मॉडर्न मेथड्स भी हैं। तो मॉडर्न मेथड्स में हमारा सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल वर्ड से ही लग रहा है कुछ भी, स्प्रिंकल करना, यानी कि फव्वारा जैसा कुछ, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होता है, जहाँ के लैंड अनइवन होते हैं, इवन नहीं होते हैं, ओके, और वहाँ पे वाटर जो है सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, क्योंकि हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, अभी आप देख रहे हो कि ये जो है, ये एक मेन पाइप है, ठीक है। ये मेन पाइप से ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ये इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, ठीक है, और पाइप के टॉप पे जो है ये नोजल्स हैं जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो इन यहाँ से पानी जा रहा है, वेल से पानी निकल रहा है, इस पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप जो है इंटरवल सब पे लगे हुए हैं, जहाँ के इसके टॉप वाले नोजल से पानी फिर स्प्रिंकल होता है आगे बाहर। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. तो जब इस पाइप के थ्रू, मेन पाइप के थ्रू पानी अलाउ किया जाता है, तो इस पाइप से पानी इधर आता है, फिर इस पाइप में जाता है, और इसके रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू पानी फिर बाहर होके स्प्रिंकल होके प्लांट पे जाता है। ओके, गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। तो स्प्रिंकल होना ही क्या होता है, रेन, जैसे कि बारिश हो रही है, तो प्लांट को लगता होगा कि मेरे ऊपर बारिश हो रही है। आप कभी बारिश में नहाए हो, अगर नहाए हो तो आपको पता है किस तरह से आपके ऊपर भी वाटर स्प्रिंकल होता है। उसी तरह से ये पौधों के ऊपर पानी की बरसात की जाती है स्प्रिंकलर सिस्टम की हेल्प से। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ जो है कॉफ़ी प्लांटेशन, लॉन्स के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो 1.5a में हमने स्प्रिंकलर सिस्टम देख लिया। ओके, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरह से होता है। आई होप समझ में आ गया होगी आपको ये। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop directly near the root, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit, plant, gardens and trees. Figure 1.5b. अभी क्या है, ये ड्रिप सिस्टम तो और भी बेस्ट टेक्निक है। अभी आपको पता है कि हम जो वाटरिंग करते हैं प्लांट में, तो वाटर जो है प्लांट के कौन से पार्ट से अब्जॉर्ब करता है, आपको पता है, उनके रूट से अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम स्प्रिंकल कर रहे हैं या कि पानी को ऐसे ऊपर से डाल रहे हैं, तो पानी की ज़रूरत प्लांट को उनके जड़ पे है, जड़ से ही फिर पानी उनके अंदर जाएगा। तो ये ड्रिप सिस्टम वही करता है, पानी को
स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है कि ऊपर से फुहारा जाता है, तो ऊपर से फुहारा जाएगा तो उसके लीफ पे भी जाएगा, तने पे भी जाएगा, जहाँ की वाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ड्रिप सिस्टम डायरेक्टली उनके रूट पे जा करके पानी जो है वहाँ पे जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उनके रूट पे जाता है, तो पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा, जहाँ पानी को जाना है पानी वहीं जाएगा। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. In this system, the water falls drop by drop directly near the root, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit, plants, gardens, trees. ठीक है, तो इसमें रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर जाता है और इसमें पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है, जहाँ वाटर को जाना है वहीं वाटर जा रहा है. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. इट इज़ अ बोन इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. तो वैसे रीजन्स में जहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, वाटर जैसे बहुत कम है, जैसे राजस्थान के एरिया में वाटर कम है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम का यूज़ करके हम वाटर को बचा सकते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स. तो वीड्स क्या होते हैं आपको पता है. वीड्स होते हैं जो भी हमारे फील्ड्स में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं हमारे क्रॉप के साथ. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप कभी आप खेत पे गए होगे तो आप जो क्रॉप ग्रो करते हो तो क्रॉप के साइड में कुछ अनवांटेड जो आपने क्रॉप ग्रो किया वो नहीं, दूसरे कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए लेकिन वो ग्रो होते हैं. ठीक है, तो वही अनडिजायरेबल प्लांट्स जितने भी हमारे क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीड्स. ठीक है, जिनको हिंदी में हम लोग खरपतवार कहते हैं. ओके, तो बोझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ वीट प्लांट. तो बोझो पहेली जो है अपने किसी नज़दीक के खेत पे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनके गेहूं के पौधों के साथ भी उग गए हैं. हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. तो क्या इन प्लांट्स को जो है पर्पसली प्लांट किया गया है, बिल्कुल नहीं, ये अपने आप हो गए हैं. ठीक है, ये अनडिजायरेबल हैं. इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. तो फील्ड में ऐसे बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसी को हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं. इन अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. फर्दर अगर ये अनडिजायरेबल है, हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, इसका रिमूवल करना होता है, हमें इसे फील्ड से हटाना होता है. तो इन्हीं के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. ओके, वीडिंग प्रोसेस समझ में आ गया आपको. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. अब आपसे पूछा जाएगा कि वीडिंग क्यों करते हैं, वीडिंग क्यों नेसेसरी है. तो वीडिंग इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये जो हमारे क्रॉप होते हैं, क्रॉप प्लांट के साथ जो ये अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंपटीशन करने लग जाते हैं हमारे प्लांट के साथ में. क्योंकि अगर हम जो भी उनमें न्यूट्रिएंट देंगे, वाटर देंगे, ठीक है, तो जितना उसमें जाना चाहिए, जितना हम प्लांट को दे रहे हैं तो कुछ उसमें भी चले जाएगा. ठीक है, जब पानी हम डाल रहे हैं प्लांट में तो आधा पानी उसमें जाएगा, आधा उस प्लांट में भी चले जाएगा. कुछ न्यूट्रिएंट जो हम सॉइल में दे रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट वो प्लांट भी ले लेगा. तो उस तरह से जो है प्रॉपर उस प्लांट को सब कुछ नहीं मिल पाएगा, तो वो ग्रोथ में फिर उसमें उसका ग्रोथ अफेक्ट होगा. इस तरह से हमें उसका रिमूवल करना इसीलिए नेसेसरी है. दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग. और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफेयर करते हैं, जो कि एनिमल्स एंड ह्यूमन्स के लिए बहुत डेंजरस होता है. फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. तो अब हमें रिमूव करना है जो वीड को, तो इसके लिए कुछ तरीके भी होते होंगे कि किस तरह से रिमूव करें. ओके, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. ठीक है, तो हम जो टिलिंग, आपने देखा कि हम जो है जो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उसमें खेती करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, टिलिंग प्लोइंग करते हैं, प्रिपरेशन का, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं. तो टिलिंग करने से क्या होता है ना कि उस सॉइल का जो है वो क्या होता है, उसमें जितने भी वीड्स होते हैं ना वो मर जाते हैं. विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो कि बाद में सूख जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं. ठीक है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. और हम जो वीड को रिमूव करेंगे तो किस टाइम पे हमें करना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा होगा, तो बेस्ट टाइम वो होगा जब वो जो प्लांट होगा वीड वाला, उसमें फ्लावर उसके आने से पहले या उसमें जब तक सीड है उससे पहले अगर हम उसका रिमूवल कर लेते हैं तो वो बेस्ट टाइम होगा. ओके, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. तो मैनुअली हम रिमूव कर सकते हैं. एक रिमूव करने का तरीका मैनुअली है
कि हम जाएंगे और अपने हाथों से जो है उसको उसके जड़ से उखाड़ेंगे और फेंकेंगे, ठीक है, एक एक करके वो प्लांट को उखाड़ते जाएंगे। तो मैनुअली कर सकते हैं, तो या फिर खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं, कचिए की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D, या फिर हम केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कोई ऐसा स्प्रे जो उस वीड को मार दे, जो भी वो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उसको वो मार दे, तो हम केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो वो केमिकल जिससे हम वीड को मारेंगे वो क्या कहलाता है, वीडिसाइड कहलाता है। जैसे कि 2,4-D एक वीडिसाइड है जिसका यूज़ फार्मर्स करते हैं फील्ड में वीड्स को किल करने के लिए। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ओके, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, लेकिन इससे क्रॉप पे कुछ असर नहीं होता है। हम उस पर स्प्रे करते हैं तो वीड सिर्फ मरेगा, क्रॉप को कोई डैमेज ना होगा। द वीड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर फिगर 1.6। तो वो जो केमिकल होता है वीडिसाइड उसको क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक कंटेनर में डाल करके फिर एक आदमी जो है उसको जा करके स्प्रे करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक आदमी है जो कि स्प्रे कर रहा है वीड्स को। आप यहाँ पे देख रहे हो टैंक जैसा उसने कंधे पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ से ये पानी जैसा कुछ निकल रहा है, वाटर जैसा, ये स्प्रे हो रहा है। तो इसमें वो केमिकल वीडिसाइड मिला हुआ है, ओके, डिजोल्व है, और यहाँ पे ये स्प्रिंकल कर रहा है। और आपने देखा कि इसने ये मास्क भी लगा के रखा है। तो ये केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है, क्योंकि इससे कुछ मर रहा है। ये वीडिसाइड्स को जो है, वीडिसाइड है ये, तो ये हार्मफुल होगा, इसमें हार्मफुल केमिकल्स होंगे, इसीलिए हमें मास्क लगाने की भी ज़रूरत होती है ताकि हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं। ओके, as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। जैसा हमने पहले पढ़ा कि वीडिसाइड का स्प्रे किस टाइम करना ज़्यादा बेटर होगा, जब उसमें फूल आए और या फिर सीड्स आने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। ओके, तो वीड का स्प्रे करना फार्मर्स के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए फार्मर्स को चाहिए कि वो केयरफुली वीड्स का स्प्रे करें। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। तो उसके लिए उन्हें उनके नोज को, उनके माउथ वाले एरिया को जो है कवर करके रखना होगा, किससे, मास्क से, ठीक है। अभी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। ओके, तो हमने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, उसमें बीज बो दिया, उसमें हमने खाद डाल दिया, उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, वीडिसाइड से भी बचा लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब प्लांट ग्रो करेगा, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद हम उसके क्या करते हैं, क्रॉप की कटाई करते हैं, फसलों की कटाई, यानी कि जो भी हमें उससे फ्रूट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम कोई अनाज उगाते हैं, गेहूँ उगा रहे हैं लाइक, तो हम प्लांट मेच्योर होगा तो उसमें गेहूँ के दाने होंगे, ठीक है, वो गेहूँ सीड के फॉर्म में होता है। तो उसी से वही फसलों की कटाई करने को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप की कटिंग जब वो मेच्योर हो जाए उसी को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में हम जो है किसी हंसिए की इस तरह से सिक्कल है, ये आप दिख रहे हो, ठीक है, ये यू शेप में सिक्कल है, इसकी हेल्प से जो है मैनुअली ग्राउंड के क्लोज करके काट सकते हैं। ओके, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीजल क्रॉप टू मेच्योर। तो किसी भी अनाज को मेच्योर होने में कितने महीने लग सकते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं। ओके, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज इधर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग कैसे होता है, या तो मैनुअली होगा, जैसे कि सिकल की हेल्प से हम सिकल लेकर के जाएंगे और हाथ से कटाई करेंगे उसको, ठीक है, या फिर मशीन ड्रिवन, मशीन से कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, हार्वेस्टर, ठीक है। इन द हार्वेस्टर द क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। अभी गेहूँ है, तो गेहूँ क्या होता है, गेहूँ हम जो वो क्या होता है, बीज होता है उस प्लांट का, वो क्या होता है, उसके छिलके में रहता है, शाफ्ट में रहता है, ठीक है। ऐसे सिर्फ गेहूँ नहीं उगा रहता है, उस छिलके के अंदर रहता है, तो छिलके से भी उसको सेपरेट करना एक काम है। तो हार्वेस्टर क्या होता है, हार्वेस्टर कटाई भी करता है और साथ साथ वो छिलके को भी हटा देता है, ठीक है, उसके शाफ्ट को भी सेपरेट कर देता है सीड से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या हुआ कि गेहूं के सीड या फिर किसी भी सीरियल्स जो है उनको उनके शाफ्ट से सेपरेट करने को थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, ठीक है। तो ये थ्रेशिंग का प्रोसेस किससे करेंगे हम, हेल्प से
कंबाइन के हेल्प से। आप देख पा रहे हो कि यहाँ फिगर 1.8 में एक कंबाइन का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। कंबाइन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और थ्रेशिंग का भी काम करता है, यानी कि सीजल से उसको उसके शाफ्ट से भी सेपरेट करता है। तो दो काम कर रहा है कंबाइन वे में, इसीलिए इसको कंबाइन कहते हैं, ठीक है। या फिर ये हार्वेस्टर भी इसको कह सकते हैं, थ्रेशर भी कह सकते हैं, ओके। After harvesting, sometimes stubs are left in the fields which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it is cause pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. कभी कभी हार्वेस्टिंग के बाद, फसलों की कटाई के बाद क्या होते हैं कि वो जो पौधे होते हैं ना, उनके तने जो है रह जाते हैं फील्ड्स में ही, जिसको क्या कहते हैं फार्मर्स ना उसको जला देते हैं, जिससे पहेली सोच रही कि ये जो है पॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6, ठीक है। तो अभी जो कंबाइनर का हेल्प से हम देख रहे हैं, हमने कंबाइनर के हेल्प से हार्वेस्टिंग किया एंड हमने थ्रेशिंग भी किया। तो वो क्या मशीन एक्सपेंसिव आती है, महंगी आती है। तो जो किसान बहुत, जिनके पास ज़्यादा मनी है, ठीक है, जो वही कर सकते हैं उसके हेल्प से। जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जिनके पास जो है कम ज़मीन है, वो लोग जो है एक और है विनोइंग प्रोसेस, उस विनोइंग प्रोसेस से भी जो है उस ग्रेन से उसके शाफ्ट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये विनोइंग मशीन है, ठीक है। अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे कि जो फसलों की कटाई जिस टाइम होती है ना, उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं। जैसे कि बैसाखी होती है, ठीक है, पंजाब में बैसाखी वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क दिस देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो 3-4 मेहनत के, कड़ी मेहनत के बाद जो है वो दिन आता है जब फसल पकती हैं, कटती हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडेड विथ ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय। तो जब फसलें पक जाती हैं तो वो किस तरह से गोल्डन कलर की दिखती है ना, आपने गेहूं का फसल या किसी फसल को देखा होगा, वो किस तरह से जब पक जाती है तो पूरी गोल्डन कलर की हो जाती है। तो वो गोल्डन कलर को देखना, अनाज से लदे रहना क्रॉप का, ये देख के जो फार्मर्स हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं। एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल, ठीक है। तो उन्होंने जो पास्ट में जितना मेहनत किया है उस क्रॉप को उगाने के लिए, जितना एफर्ट लगाया है, अब वो पक के तैयार हो गए हैं, तो अब उनके एंजॉय करने का, एक एंजॉय को वो फील करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए जो भी कटाई का सीज़न होता है वो बहुत ही आनंद का समय होता है फार्मर्स की ज़िंदगी में, हमारे इंडिया में। मैन एंड वुमेन, एज यू ऑल नो कि हमारा इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुसियाज्म। और जितने भी महिलाएं या पुरुष हैं वो इसे बहुत उत्साह के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, पोंगल हैं, बैसाखी हैं, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू, ओके। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम, ओके। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज। अब हमने जो है फसल की कटाई कर ली, अब हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे, यानी कि उसका भंडारण करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स अटैक कर देंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करेंगे, जिसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो मार्केट में पहुंचने से पहले ही वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसे लोग कैसे खरीदेंगे, लोग कैसे उसे कंज्यूम करेंगे। तो उसका हमें प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर भंडारण करना होता है, ताकि उस पर किसी भी बैक्टीरिया का, किसी माइक्रोब का अटैक ना हो सके, ओके। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganism. अब इतने सारे क्रॉप जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही बार में तो नहीं बिक जाएंगे ना, उनको बिकने में टाइम लगता है। तो जब तक वो बिकेंगे तो उनको हमें स्टोर करके एक सेफ प्लेस में रखना होता है, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े या चूहे उसमें उसको खा ना जाए। Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, making them unfit for use. जो भी हम जब फसलों की कटाई करते हैं, जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना, उनमें मॉइस्चर होता है।
तो स्टोर करने से पहले ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो हम सारे ग्रेन्स को या फिर जो भी हमने क्रॉप हार्वेस्ट किया है उसको हम अच्छे से ड्राई कर ले, सुखा ले, तब जाके स्टोर करें, ठीक है। अगर वो हम उसको वैसे ही फॉर्म में, मॉइस्चर फॉर्म में अगर उसको स्टोर करते हैं तो उसमें माइक्रोब्स के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसीलिए स्टोरेज से पहले जो है ग्रेन्स को उनके मॉइस्चर को हटाना होता है, ताकि उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सन में ड्राई करते हैं। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, जो इसे किसी भी बैक्टीरिया, फंगी, पेस्ट के अटैक से बचाता है। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. कभी हो सकता है आपने अपने घर में किसी को, नानी को, दादी को, मम्मी को, किसी को भी जो है, अगर आपके घर में कोठी होती है ना, ठीक है, उस कोठी में आपने देखा होगा कि अनाज को स्टोर करते रहते हैं, गेहूँ, चावल को। अगर आपने ज़्यादा अनाज पूरे साल भर के लिए खरीद लिया है तो साल भर में एक ही बार में तो सारा अनाज नहीं खा जाओगे, तो उसको स्टोर करना होता है। तो आपने देखा होगा कि वो जो कंटेनर होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं, कोठी जिसको कहते हैं, उसमें जो है आपने कभी देखा होगा कि आपकी नानी दादी ने उसमें नीम लीफ डाला होगा। नीम लीफ से जो है उसमें किसी का अटैक नहीं होता है, किसी भी बैक्टीरिया का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स का किस तरह से स्टोर किया जा रहा है, ये एक सिलोज है जहाँ पे ग्रेन का स्टोरेज हो रहा है, ओके। और यहाँ पे स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, और ये ग्रेनरीज यहाँ पे गनी बैग्स में जो है, ये जो गनी बैग्स हैं, झोले आपको दिख रहे हैं, बोरे, इसमें जो है ग्रेन का स्टोरेज हो रहा है। ये सारे सिलोज हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। तो फार्मर्स किस में स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, या तो गनी बैग्स में करेंगे, जूट के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, या फिर मेटालिक बिन्स में, या फिर कोई मेटल का जो कंटेनर होगा उसमें करेंगे। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, फिगर 1.10 A and B। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लार्ज स्केल पे हमें उसका स्टोरेज भी करना होगा, तो उसके लिए हम सिलोज का यूज़ करते हैं, ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं, जो मैंने फिगर में अभी दिखा दिया। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, ठीक है। तो होम पे अगर हम घर में कुछ भी स्टोर कर रहे हैं ग्रेन को, तो उसमें हम कंटेनर में ड्राइड नीम लीव, जो कि सूखी हुई नीम के पत्ते होते हैं, उनको डाल देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन को अगर गोडाउन्स में स्टोर करके रख रहे हैं, तो हमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी जो है रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि उनमें पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो पाए, ओके। अभी फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तो हमने प्लांट से हमें जो जो फूड मिलता है उसको कैसे पैदा करते हैं, कैसे वो हार्वेस्ट होता है, ये देख लिया। अब हम एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ के मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे कुछ फूड हैं, उसके सोर्सेस, जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क के सोर्स क्या है, आपको मिल्क कहाँ से मिलता है, तो मिल्क हमें काऊ, बफेलो, गोट, ठीक है, या फिर कैमल से। उसी तरह से आप अगर यहाँ पे चिकन लिखते हो तो चिकन, या फिर मीट लिख रहे हो तो मीट कहाँ से मिलेगा आपको, मीट आपको मिल जाएगा गोट से, मिल जाएगा आपको हैन से, यानी मुर्गे से मिलता है आपको, ठीक है। मीट के भी अलग अलग सोर्सेस हैं। या फिर आप अगर कोई प्लांट वाला फूड लेते हो, वो कहाँ से मिल रहा है आपको, सोर्सेस लिखने हैं आपको, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो जब आप ये टेबल कंप्लीट करोगे, आप देखते हो कि कुछ हम, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने फूड के लिए एनिमल एंड प्लांट दोनों पे, प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड होते हैं। तो हम जैसे देखा था हमने कि हम एग, मीट, मिल्क, इन सभी चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो एनिमल भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो समुद्री खाना ज़्यादा खाते हैं। तो समुद्र में मछलियाँ मिलेंगी, सी फूड मिलेगा, तो वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस जो पढ़े हैं 6, 7, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम जो फूड खाते हैं, कौन कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ओके। वी मस्ट हैव सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स
अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एट्सेट्रा। तो हम जो प्लांट से फूड हमें मिलता है उसके लिए हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्या कि पौधे उगाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कौन कौन सी हो गई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, सीड का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा सीड अच्छा है, फिर उसको बोते हैं, इरिगेशन करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे स्टेप्स हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उसी तरह एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एनिमल से, जैसे कि आपको पता है कि हम गाय का दूध खाते हैं या भैंस का दूध खाते हैं, ठीक है। तो आप कभी गए हो दूध लेने के लिए दूध वाले के घर पे, तो आप देखते हो ना कि वो किस तरह से एनिमल से, वो गाय से जो है दूध दूहते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, रियरिंग होता है कि एनिमल से हम कुछ भी अगर ले रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स को ले रहे हों या फिर एनिमल से हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो दूध देते हैं। तो फिर वो वहाँ पे जो है बहुत सारी गायें होती हैं जिनको वो लोग जो हैं एक इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छे से उनको खिलाते हैं, अच्छे से उनकी सुरक्षा करते हैं, अच्छे से उनके रहने का जगह रखते हैं, ठीक है। उनको भी खाना खिलाते हैं, अच्छे से फीड कराते हैं उनको, ताकि उनको भी न्यूट्रिएंट मिल पा सके, फिर वो अच्छा दूध दे, ताकि फिर वो दूध हम कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो जो क्रॉप आप अपने घर में पेट बना के रखते हो या फिर कहीं फार्म में, या आपने देखा होगा कि फार्म में अगर कोई एनिमल्स को लोग पाल रहे हैं तो उसको प्रॉपर शेल्टर, फूड सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ओके। When this is done on a large scale it is called animal husbandry। लेकिन अगर इसी को आप किसी मिल्कमैन के घर जाते हो, ठीक है, वहाँ पे वो उस मिल्कमैन जो है उसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, इतनी गाय हो सकती हैं। लेकिन अगर बहुत सारी गायें हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं, सबको पाला जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उनसे कुछ भी प्रोडक्ट्स लेने के लिए, उनसे फूड लेने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यानी कि एनिमल्स को हम पालेंगे, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लार्ज स्केल पे, उसी को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ओके। तो फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो फिश जो है वो भी हम खाते हैं, फिश जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें फिश के जो है, फिश से क्या मिलता है, कोड लिवर ऑयल, जो कि विटामिन डी में रिच होता है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, ओके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको, तो मैं इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।